बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप भाग 1 नहीं देखें तो प्लीज़ आप भाग 1 भी देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट धाराएं हैं और उसमें भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में भी बताया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है तो जो व्यक्ति प्रेरित करता है उसके ऊपर धारा 306 लागू होगी। धारा 307 हत्या की कोशिश करना। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है या कोशिश करने के फिराक में है तो वह 307 का मुजरिम होगा, अर्थात उसके ऊपर 307 धारा लागू होगी। यदि हत्या कर देता है तो वो 302 का मुजरिम हो जाता है, और यदि कोशिश करता है तो 307 का मुजरिम है। और धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। दोस्तों ये जो टॉपिक है आत्महत्या की कोशिश करना, ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या की कोशिश करना। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो वह धारा 309 के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना है और धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना है। धारा 310 ठगी करना। यदि कोई व्यक्ति ठगी करता है तो धारा 310 के अंतर्गत मुकदमा चलेगा या उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गर्भपात करना या करवाना धारा 312 के अंतर्गत है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात करवाता है या करता है कोई डॉक्टर और वह लाइसेंस नहीं है उस डॉक्टर के पास तो उसके ऊपर धारा 312 लागू होगी। धारा 323 चोट पहुंचाना। यदि कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसके ऊपर धारा 323 लागू होगी। नेक्स्ट है धारा 324 हथियार से चोट पहुंचाना। यदि कोई व्यक्ति हथियार के द्वारा चोट पहुंचाता है तो उसके ऊपर धारा 324 लागू होगी। यदि केवल चोट पहुंचाता है तो 323 लागू होगी। यदि हथियार से चोट पहुंचाता है किसी से तो 324 लागू होगी। और धारा 325 बहुत अधिक घातक चोट पहुंचाता है। यदि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बहुत अधिक चोट पहुंचाता है, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति को चोट लगी रहती है वह व्यक्ति कोमा में चला जाता है, वह बहुत ही सीरियस हालत में हो जाता है, तो जो व्यक्ति चोट पहुंचाता है उसके ऊपर धारा 325 लगेगी, अर्थात वह 325 के अंतर्गत आएगा। धारा 326 ए तेजाब फेंकना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर या महिला के ऊपर या किसी पुरुष के ऊपर तेजाब फेंकता है तो वह 326 ए के अंतर्गत आएगा, अर्थात उसके ऊपर 326 ए धारा लागू होगी। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है तो धारा 354 के अंतर्गत आएगा, अर्थात उसकी गिरफ्तारी धारा 354 के अंतर्गत होगी। धारा 363 अपहरण करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट धारा भी है क्योंकि यह इस पिछले जो एग्जाम में पूछा भी गया है। धारा 363 यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण करता है या उसको कैद कर लेता है तो धारा 363 के अंतर्गत आएगा। यदि कोई स्त्री बालिग हो अर्थात 18 साल प्लस में हो और उसको भगाता है कोई व्यक्ति तो वो भी धारा 363 के अंतर्गत ही आएगा। याद रखिएगा दोस्तों। 364 अपहरण करना या कैद करना जिससे मृत्यु हो जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण करता है या उसको कैद किया हुआ है तथा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो व्यक्ति कैद किया रहता है या जो अपहरण किया रहता है उसके ऊपर 364 धारा लागू होगी। धारा 364 ए फिरौती के लिए अपहरण करना। यदि कोई व्यक्ति अपहरण करता है किसी व्यक्ति का और उसके बदले में फिरौती मांगता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 364 ए धारा लागू होगी। 366 नाबालिग लड़की को ले भागना। यदि अंडर 18 साल की लड़की है अथवा 18 साल से कम आयु की लड़की है और उसको कोई व्यक्ति लेकर भागता है तो वह धारा 366 के अंतर्गत आएगा। मैंने अब इसके पहले बताया था कि यदि कोई लड़की बालिग हो या स्त्री बालिग हो तो वह कोई व्यक्ति उसको लेकर भागता है तो वो अपहरण का उस पर केस दर्ज होगा, अर्थात धारा 363। यदि नाबालिग लड़की है उसको लेकर कोई भागता है तो 366 उस पर लागू होगा। नेक्स्ट है धारा 376। ये सभी को पता है, इसमें समझाने की बात नहीं है। धारा 376 बलात्कार या रेप। धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य या इसको हम कह सकते हैं अननेचुरल संबंध बनाना।
धारा 378 चोरी करना, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह धारा 378 के अंतर्गत आएगा, अर्थात उसके ऊपर धारा 378 लागू होगी। धारा 384 धमकी देना, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है तो उसके ऊपर धारा 384 लागू होगी। धारा 390 लूट, दोस्तों लूट को इसमें परिभाषित किया गया है, लूट एक या अधिक लोगों द्वारा किया गया कार्य, अर्थात लूट में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लूट में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उसका आंसर होता है एक या एक से अधिक। ये धारा 390 लागू होगा। 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। अब डकैती में देखिए दोस्तों 5 या अधिक लोगों द्वारा, लूट में एक या अधिक लोगों द्वारा होता है और जो डकैती होती है वो 5 या अधिक लोगों द्वारा होता है। डकैती 391 के अंतर्गत आएगा। 396 में डकैती के समय मृत्यु, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है डकैती के समय तो वह 396 के अंतर्गत उस जो डकैती के समय जो उसको मारेगा उसके ऊपर धारा 396 लागू होगी। धारा 406 धोखाधड़ी, कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो धारा 406 लागू होगी। छीना झपटी 412 और 417 छल करना। दोस्तों ये धोखाधड़ी, छल करना, छीना झपटी या हड़पना, ये सब अलग अलग इस पे धाराएं हैं। इसके पूरी जानकारी की इस पे नहीं आपको याद करना है, इसमें केवल आपको याद करना है, तथा यदि पूरी जानकारी चाहिए तो आप लॉ की बुक पढ़ सकते हैं। धोखाधड़ी में जैसे मैंने पहले बताया कि 406 धोखाधड़ी में जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कंपनी में कार्य दिलाने के लिए कुछ कहता है लेकिन वह दिलाता नहीं तथा उससे कुछ पैसे भी ले लेता है, तो वहाँ पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होगा। छल करना 417 पहले बताया है। छल करना को इंग्लिश में आप चीटिंग कर सकते हैं, चीटिंग से आप लोग समझ गए होंगे। 447 जमीन हड़पना, कोई व्यक्ति किसी की जमीन हड़पता है तो उसके ऊपर 447 का मुकदमा दर्ज होगा। 463 धारा 463 जालसाजी या फौर्जरी के, यदि कोई व्यक्ति जालसाजी करता है तो उसके ऊपर 463 धारा लागू होगी, उसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 498A अपनी स्त्री पर अत्याचार करना या महिलाओं पर अत्याचार करना, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री पर अत्याचार करता है या किसी महिला पर अत्याचार करता है तो वो 498A का मुजरिम है, अर्थात उसके ऊपर 498A की धारा लागू होगी तथा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 499 मानहानि, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 499 मानहानि, अभी जो फिलहाल में बहुत ही न्यूज में आया था, केजरीवाल के ऊपर मानहानि का दावा किया गया था, ये इसी धारा के अंतर्गत किया गया था, 499 के अंतर्गत। लास्ट में जो धारा है 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड, यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास में है अर्थात वह किसी जेल में है जो अपना आजीवन कारावास व्यतीत कर रहा है और वह वहाँ से कोई दंडनीय अपराध करता है तो उसके ऊपर धारा 511 लागू होगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जेल में है और उसको आजीवन कारावास है और वहाँ से वो कोई दंडनीय अपराध कर रहा है या तो जेल के अंदर या तो जेल के बाहर, तो उसके ऊपर 511 धारा लागू होगी। दोस्तों आपको पता है आईपीसी में टोटल धाराओं की संख्या जो है वो 511 है और अध्याय 23 है, तो इसमें जो लास्ट मैंने धारा बताया यही है 511, जो मैंने भी बताया आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा एक नोट है मृत्युदंड की धाराएं जो है, मृत्युदंड की धाराएं 8 प्रकार की जैसी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है या दिया जाता है। इस पे है धारा 121, धारा 132, धारा 194, धारा 302 सभी को पता है, धारा 305, धारा 307, धारा 364A, धारा 396, ये 8 प्रकार की इसमें धाराएं हैं जिसके अंतर्गत मृत्युदंड किसी भी अपराधी को दिया जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इसमें धाराएं पूछता है कि किस धारा के अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है या निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। तो इसमें 3 धाराएं दिया रहता है, 1 धारा नहीं दिया जाता है, तो उसको आपको आंसर देना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा जैसे पर्यावरण अधिनियम पर भी कुछ धाराएँ हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पर भी कुछ धाराएं हैं,
बहुत सारे अभी धाराएं हैं, लेकिन दो तीन और धाराएं, दो तीन और अधिनियम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ धन्यवाद।